आज हमारे एनएलपी का 6th डे है चल रहा है ना? तो मेरा पहले की तरह क्वेश्चन होता है कि हमने क्या-क्या सीखा है? क्योंकि एनएलपी सीखने से ज़्यादा प्रैक्टिस में उतारने की बात होती है। तो आपने कितना प्रैक्टिस में उतारा इस सबको? मेरी फेवरेट स्टूडेंट एलिज़ाबेथ। आत्मवंदन पहले तो सब आपका सभी मैम। को। और थैंक यू सो मच। मैं आपको डिसअपॉइंट करूंगी, मुझे बिल्कुल ज्यादा कुछ पॉइंट्स याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग ज्यादा जो मुझे याद है हम लोग वो किए थे ना सेशन, जिसमें कि हम लोग अपने कुछ पास्ट में गए थे और उस मोमेंट को रिलिव करने की कोशिश किए थे, और फिर वहां से हमने डिलीट करने की कोशिश की वो सारे थॉट्स उस मोमेंट में जाके, और अपने उस बिलीफ सिस्टम को वाइप आउट करने की कोशिश किए थे। करेक्ट। मैंने एक होमवर्क दिया था आप सभी को कि आप लोग अपने पेरेंट्स या फिर जो भी जिससे यस, भी टू आपका राइट अ रिलेट लेटर। हाँ हाँ किया हाँ। किया आप और लोगों उसको ने? थैंक यू, नहीं मैंने लिखा तो नहीं, बट हाँ ग्रैटिट्यूड जैसे आपने बोला था, तो मैं आई जस्ट डिड इट लाइक दैट विदाउट लाइक। जी। सॉरी। एक्चुअली पता है क्या होता है एनएलपी में, मैं आपको क्यों ये बार-बार रिपीट करवाती हूँ। एनएलपी में जितना आप चीज़ों को सरल करते जाओगे, उतना ही आप अपने पीछे के बैकग्राउंड को क्लियर करते जाओगे। क्योंकि वो जो ना कर पाना भी एक झिझक है आपके भीतर, एक फ़ियर है, एक डाउट है। उसको निकालने के लिए मैंने कहा। और आप ये नहीं मानोगे, मैंने आपको जैसे होमवर्क दिया ना, मैंने खुद के साथ ये इम्प्लीमेंट किया। मैंने उन लोगों को जहाँ पे थोड़ा-सा भी कसर बाकी था ना मुझे, उन सबको लेटर लिखा, व्हाट्सएप किया। क्यों? क्योंकि मेरी वो झिझक, मेरा जो फ़ियर, मेरा जो डाउट है, उसको मैं पूरा क्लियर करूँ। क्योंकि थोड़ी-सी चीज़ भी ना मेरे लिए एक ट्रिगर का काम करेगी। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ मिटा दिया, बट मिटाया नहीं है। वो चिंगारी अभी भी है और वो चिंगारी कब आग बन जाएगी हमें नहीं पता है। तो एनएलपी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भी मैं आपको बोलूँ वो आप करो। अगर आप थोड़ा-सा भी चिंगारी अपने भीतर नहीं रखना चाहते हो तो। अपने आप को क्लियर, खाली, बिना डाउट, बिना फ़ियर के रखना चाहते हो तो। ठीक है? ओके मैम। तो ये ज़रूर कीजिए। हमें नहीं फ़र्क पड़ता है कोई मेरे लेटर पे हँसेगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कोई मुझे कैसा कि कहाँ से क्या सीख कर आई है, ये लेटर मुझे क्यों दे रहा है। मेबी हस्बैंड आपको बोले, आपके पेरेंट्स बोले, क्या अजीब-सी चीज़ें कर रही है। बट उससे होगा क्या? अपनी इमोशंस निकलेंगे। समझ में आ रही है? आपके जितने करेक्ट। इमोशंस निकलेंगे, उसके ट्रिगर उतना ही कम आपको होगा और जितना ट्रिगर कम होगा, आप रिस्पॉन्स ज़्यादा करोगे रिएक्शन के बदले। ठीक है? ओके तो मैम। लेटर वाला ज़रूर कीजिए और मोस्टली मैं ये बोलती हूँ सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ या अपने इन-लॉज़ के साथ ये रिश्ता ज अच्छा रखिए। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि बोथ आर हमारी वो सीढ़ी है जो हमें हमारे स्वर्ग के द्वार द्वार दिखा सकते हैं। भले और आगे-पीछे सबको भूल जाइए पर इनको आप कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? इनको नहीं करना है। क्योंकि आपके पेरेंट्स की वजह से ही हम कुछ सीख पा रहे हैं। अगर वो हमें जन्म नहीं देते तो शायद हम ये सीखते, ना तो हम मैं आपको बोल पाती, ना आप सुनते, ना मैं खुद भी सीख पाती, ना अमल कर पाती। और रही बात इधर वाली क्योंकि कहीं न कहीं हमारे कुछ कर्माज़ रहे हैं, अगर हम इन सिचुएशन में फँसे हुए हैं, तो उसको भी क्लियर करना ज़रूरी है। तो नाउ हम आगे बढ़ते हैं, एनएलपी का हमने जनरलाइज़ेशन कर लिया है। आपका डिलीशन मैंने करवा दिया है कि कोई भी अच्छी मोमेंट्स को जो हम भूल जाते हैं, उसको रिकॉल कैसे करना है। सपोज़ कि अगर आपको लगता है कि हर कोई मुझे क्या बोलता है नेग्लेक्ट करता है। आपका डिलीशन क्या चला गया, हर कोई नेग्लेक्ट करता है, हर कोई मुझे पसंद नहीं करता। वहाँ पे डिलीशन क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हो सकता है आपके रिलेटिव्स ना हो, पर आउटर सर्कल के आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए खड़े रहते हैं। पर हम क्या सोचते हैं हमें कोई पसंद नहीं करता क्योंकि डिलीशन है ना, फ़िल्टर लगा दिया है। तो मैं आपको ना 3 रूल आज मैं थोड़ा-सा हट के एनएलपी से हट के 3 रूल देती हूँ अपनी लाइफ में। अगर आपने ये अपना लिया ना, तो आप बल्ले-बल्ले हो जाओगे। तो ये लिख लीजिए। किसी ने कंपैरिज़न किया है? बताइए, कंपैरिज़न किसी ने किया है?
किसी के साथ में। अब तो हम ध्यानी ज्ञानी हो गए, तो मोस्टली हम कहते हैं कंपैरिजन नहीं करना है। मैं कहती हूँ कंपैरिजन कीजिए। सबसे टॉप नंबर पे कंपैरिजन को रखिए। अब पूछिए क्यों? कंपैरिजन क्यों करना है? ये मेरा फंडा है, आप कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपेयर ओनली माई सेल्फ, प्रोग्रेस एंड राइज इनसाइड, सक्सेस ऑफ नाउ। आपकी अभी का सक्सेस बन जाएगा वो, अगर आपने खुद के साथ कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन का मतलब क्या? खुद के साथ करना, वो भी कब? अभी जो चल रहा है उसके साथ, कि मैं कल कैसा था, मैं आज कैसा हूं, मुझे फ्यूचर में क्या बनना है। कंपेयर कीजिए उन सब चीजों को। कल मैंने कितना अपना काम किया, आज मैं कितने शिद्दत से कर रहा हूँ, इन फ्यूचर है मुझे क्या करना, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। कंपेयर। उसके बाद हर दिन का सक्सेस देखिए। मुझे हमारा पता है सोच क्या होता है? मैंने एक टारगेट बनाया है, उसका रिजल्ट मुझे अभी दिखना चाहिए, नहीं, हर दिन का सक्सेस देखिए। आज मैंने कल से बेहतर किया ना, सक्सेस टिक कीजिए। आज स्टडी आज करते करते अपने सक्सेस को देखिए, एक दिन आपको गोल मिल जाएगा। जहाँ पे आपको टास्क था, जो आपका पर्पस था, वो आपको मिल जाएगा। पर हम भूल जाते हैं कि आज का सक्सेस को भी तो काउंट करना है, वही तो कल जाके आपका और पूरा करेगा। तो कंपैरिजन ऐसे करना है। और सेकंड रूल है आपका डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन होता क्या है? मैं आपको नहीं बोलती किसी को क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट कीजिए, किसी को जज मत कीजिए, ये सब चीजें नहीं बोल रही मैं आपको कह रही हूँ कंपैरिजन कीजिए और डिसिप्लिन कीजिए। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डू इट सेल्फ, डू इट सेल्फ, कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस, लाइफ इन नाइस एक्सीलेंस। इसका मतलब ये है, खुद ही आपको सब कुछ करना है। डिपेंडेंसी छोड़ दीजिए, इंडिपेंडेंट कीजिए अपने आप को। और उसके बाद क्या करना है, जो आपने तय किया है, मुझे हेल्थ के लिए टारगेट बनाना है, मुझे बिजनेस के लिए टारगेट बनाना है, मुझे पढ़ाई के लिए टारगेट बनाना है, तो सीधा अपने आप को देखिए कि आप इस चीज के लिए क्या क्या कर पा रहे हो, या क्या क्या कर सकते हो। हेल्थ के लिए क्या क्या आप रूटीन ले सकते हो, कोई नई स्किल आपको सीखनी है, कुछ आपको अपडेट करना है अपने ऊपर, तो वो सब कुछ आपको करना ही करना है। अगर आप ये सोचोगे कोई मेरे लिए आके कर दे, गोमा मैम आके कर दे, विजय सर आके कर दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई जादू का फंडा कोई नहीं देने वाला आपको। यहाँ पे सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, अगर आपने अप्लाई किया तो वो आपका विजडम, आपकी एक्सपीरियंस होगा बेस्ट फॉर्म में, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और आपने ये रूल अपना लिया, और जो आपने पकड़ लिया है उसको अगर आपने कंसिस्टेंसी में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो आपकी लाइफ तो एक्सपीरियंस और एक्सीलेंस जो भी आप बोलो, आपको मिलने ही वाली है। ठीक है यहाँ तक? कंपेयर, डिसिप्लिन, और थर्ड रूल क्या है? इन दोनों को करने के बाद जो आपको प्राप्त होता है उसको शेयर करते जाओ। स्केल में आपको कुछ अच्छा अचीवमेंट हुआ, आपने कुछ अपने गोल्स को प्राप्त किया, बस शेयर कर दो। अब मैं ये नहीं कह रही कि उसके लिए पैसे मत लो, क्योंकि आपने बहुत सारी मेहनतें करी हैं, अपने ऊपर काम किया है, उससे आपका एक स्किल डेवलप हो रहा है। बट उस स्किल को ये मत सोचो कि मुझे नहीं देना है, ये तो मेरी ही स्किल है। नहीं, आपने ली है, अपनी उस वैल्यू को दो। क्योंकि एग्जैक्टली मैं आपको पता क्यों वैल्यू बोलूंगी। एक आज ही मैं एक किसी ने मुझे मतलब किसी के उसमें इंस्टा में मैं देख रही थी, किसी ने बोला कि किसी भिखारी को पैसे नहीं देना चाहिए। हम पीएमसीबी में हमने सुना है कि भिखारी को पैसे नहीं देना। आज उनका फंडा मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये बोला, अगर आप किसी को पैसा क्या होती है, चंचल चीज होती है, ठीक है। और पैसे एक फुल एनर्जी है। आपको पता है हमारी 7th लेयर के बाद जो 8th लेयर आता है ना, वो अबंडेंस का लेयर है। और उस अबंडेंस को इस धरती में किससे डिनोट किया जाता है? मनी से। तो आप 8th वाले तले को अगर लोअर इंसान के सामने दे दोगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ कैसे टकराएगी? लोअर टकराएगी ना, मिसमैच हो जाएगी। इसीलिए किसी भी भिखारी या किसी भी ऐसे इंसान को पैसा कभी नहीं देना चाहिए। बकायदा उसको कपड़े दान दे दो। शास्त्रों में भी आपको कुछ ना कुछ खाने का दान, कौवे को दान, ये दान वो दान। पैसे दान बहुत कम लोग या बोलते ही नहीं है दान में भी।
तो कृपा करके जब हम पैसे की बात करते हैं, तो हमें ऐसे ही किसी को नहीं देने, क्योंकि उससे सीधा कर्मा बनता है। और वो देखिए, अगर मैंने कुछ दिया, पहले आपने सिस्टम देखा था? जब हमारे पास पैसे नहीं होता, हम कैसे आदान-प्रदान करते थे। तेरे पास ये है तो मेरे से ये ले ले, मेरे पास ये है तो तेरे को ये दे दे। क्यों करते थे? क्योंकि इससे क्या होता था, एनर्जी बैलेंस रहती थी और एक लाइफ का बैलेंस बनता था, एक-दूसरे को देकर। अभी हम क्या करते हैं, भिखारी को देखा ₹1 इसको दे दिया, ₹2 इसको वो कर दिया। एक्चुअल में जैसे आपने अपना कुछ शेयर किया ना, उससे भी आप कुछ शेयर लेते हो, उसका कर्मा लोगे। अगर उसका कर्मा अगर नेगेटिव है, तो आप भी नहीं बच सकते उस कर्मा से। ठीक है? तो अगली बार हमेशा याद रखना कि अगर मैं पैसे से, स्किल मेरा क्या है? ये ऑटोमैटिकली स्किल मेरा क्या है? एनर्जी है। अगर मैं इसको फिर किसी को फ्री में दे रही हूँ, तो वो क्या करेंगे? या तो आप उससे क्या लोगे? कुछ ना कुछ बदले में आप ले रहे हो। एप्रिसिएशन ले रहे हो, थैंक यू ले रहे हो, कुछ ना कुछ उससे ले रहे हो। तो ये मत सोचिए कि नहीं मुझे पैसे नहीं लेने, मुझे दान करना है, ऐसा ये फंडा भी नहीं है। अपने स्किल्स को बढ़ाइए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के बाद शेयर कीजिए, लोगों को धड़ल्ले लें। क्योंकि सबको आपकी स्किल्स की ज़रूरत है, इसीलिए भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको वो स्किल दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहले कंपैरिज़न करो खुलेआम, फिर उस पे डिसिप्लिन लेकर आओ, फिर उसके बाद शेयर करो, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपको लगता है। ठीक है? ये बियॉन्ड द टॉपिक मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये मैं अ, परसों मेडिटेशन करते समय मुझे यही समझ में आया कि ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ। अब नाउ हम आते हैं एनएलपी में। एनएलपी का हमने जनरलाइज़ेशन किया है, डिलीशन किया, अब डिस्टॉर्शन होता है। ये 3 जो चीज़ें होती हैं ना, वो मेन होती है। अगर आपने इन तीनों को समझ लिया, तो एनएलपी का पूरा आपने समझ लिया है। ठीक है? क्योंकि इन तीनों में ही आपका चक्का घूमता रहता है। जनरलाइज़ेशन हमेशा, हमेशा मेरे साथ ये होता है, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब लोग मेरे साथ बुरा करते हैं। ये पूरा जो हमने अपने माइंड में कर रखा है जनरलाइज़ेशन, एक इंसिडेंट ने पूरी लाइफ़ को एक पैटर्न में बना दिया। आगे-पीछे सब भूल गए। उसके बाद डिलीशन शुरू हो गई, अच्छी सारी चीज़ें खत्म हो गई। मान लीजिए आपका भाई आपको बचपन में बहुत प्यार करता था। अब बड़े होकर होता है, उनकी अपनी लाइफ़ है, आपसे थोड़ा बहुत झगड़ा कर लिया, कुछ कर लिया। आपका डिलीशन क्या है, मेरा भाई मुझे इग्नोर करता है, मुझे पसंद नहीं करता। पीछे का सब कुछ भूल गए कि भाई ने आपके लिए क्या-क्या किया। डिलीशन, समझ में आ रही है? हर समय जो प्रेज़ेंट में हो रहा है बस वही। उसी से आपने पूरे अपने भाई को जज कर लिया, अपने पेरेंट्स को जज कर लिया, अपने इन-लॉज़ को जज कर लिया, अपने पूरे रिश्ते को जज कर लिया। बैक का कुछ देखा ही नहीं कि कभी तो उस बंदे ने आपकी हेल्प करी होगी, कभी तो सपोर्ट किया होगा। बट वो सारा डिलीशन आपका माइंड फ़िल्टर लगा देता है। क्योंकि वो माइंड की गलती नहीं है, क्योंकि हम ऐसा देखना चाहते हैं। हमने अपना थॉट डाला कि वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जनरलाइज़ेशन कर दिया ना उसमें कि हमेशा ही ऐसा होता है, और हमेशा बोलते ही माइंड ने क्या किया? फ़िल्टर लगा के दिखा दिया, हाँ भाई, ये तो हमेशा ही होता है तेरे साथ। तो यहाँ पे गलती भी माइंड की नहीं है। हमने जैसा माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया, उसने वैसे इमेजेस पुट करना शुरू कर दिया, वैसे ही इंसिडेंट हमें पुट करना शुरू कर दिया। नाउ थर्ड इज़ डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है सीधा-सीधा, एक आपने कभी बच्चों को एक गेम खिलाते थे ना, एक सेंटेंस मैम बोलती थी और कहती थी पीछे पास करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। गेम खेला है ऐसा? सेम वही है डिस्टॉर्शन। मतलब आपने सीधा क्या सुना, फर्स्ट वाले ने, सेकंड वाले को क्या बोला, थर्ड वाले को क्या बोला, फोर्थ वाले को क्या बोला, पहुँचते-पहुँचते वो सारा मैसेज क्या हो गया? मैनिपुलेशन वाला, अपने हिसाब का तोल-मोल वाला हो गया। हमारे साथ भी यही होता है। हमारे सामने किसी ने कुछ बोला, पर वो एग्ज़ैक्टली हम नहीं सुनते हैं, हम वो सुनते हैं जो हमें सुनना है, उतना ही सुनकर उसके ऊपर मंथन करते हैं। उसने ऐसा ये बोला, उसने किस वे में बोला, चाइनीज़ व्हिस्पर गेम। हाँ, तो ये क्या है कि हम अपने मन में, कोई हमें तीसरा-चौथा आके कान में कुछ नहीं बोलता, पर हमारा माइंड का जो फ़िल्टर है ना, उसको डिस्टॉर्शन करता रहता है। क्योंकि उसने एक इमेज बना रखी है, उसके अकॉर्डिंगली वो नाप-तोल करके हमें कुछ बताता है, कि इस तरीके से इस चीज़ को देखो, इस तरीके से इस चीज़ को देखो। समझ में आ रही है मेरी बात? डिस्टॉर्शन का मतलब, जो जैसा है, वैसा एग्ज़ैक्टली हम नहीं देखते। हम उसके ऊपर अपनी स्टोरी, अपनी जनरलाइज़ेशन, अपनी डिलीशन लगा के हम उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल है, हस्बैंड आपका बहुत ही गुस्से में आया है, ठीक है?
हमेशा गुस्से में आता है। अगले दिन आपने क्या बोला, जैसे गेट खोला, आपको लगा कि अभी ये गुस्से में, उससे पहले आपने कुछ बोलना शुरू कर दिया कि ये मुझे बोले, मैं उससे पहले बोल दूँ। हुआ ना माइंड में चला कि उसके बोलने से पहले मैं बोल देती हूँ, अपना काम खत्म कर देती हूँ। तो नाउ माइंड ने क्या किया, अपना ही क्रिएशन शुरू कर दिया वहाँ पे। हमेशा ही हमारा माइंड पास्ट की चीज़ों को फ्यूचर पे लेकर आता है, जाने-अनजाने। और वो इसलिए नहीं करता है कि उसको पसंद है, वो इसलिए करता है कि आपके अंदर वो चल रहा होता है। क्योंकि हमारा माइंड इतना बेवकूफ़ है ही नहीं कि वो खुद का खुद कुछ करेगा। आप ही का अंदर का क्रिएशन कुछ ना कुछ करता है और वो कुछ ना कुछ बाहर निकालता है। यहाँ तक क्लियर हुई सबको बात? ओके? तो अभी थोड़ा-सा मेडिटेशन करेंगे। अब हम ये देखेंगे उस मेडिटेशन में कि आप कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि आप खुद ने बनाया है, दूसरे ने नहीं बोला है आपको? कौन सा ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पे आपने खुद ही अपनी क्या बोलते हैं, धारणाएँ लगा के बैठ गए हो कि ये बात तो इस तरीके से कही होगी। मोस्टली पता है, नॉर्मली आजकल देखने में क्या मिलता है, व्हाट्सएप में जब आप मैसेज करते हो ना, वो क्लियर नहीं होती है। इंसान पढ़ता कुछ और है, भेजने वाला भेजता कुछ और है, और कुछ और ही रिस्पॉन्स निकल जाता है। सेम एग्जाम्पल आपका डिस्टॉर्शन, क्लियर बातें नहीं है। आपने किसी ने कुछ भेजा, आपने अपने तरीके से उस पे बात को समझा, और फिर कुछ और ही उससे एक्शन निकलता है। तो अभी हम वही सोचेंगे कि कहाँ मैंने क्लैरिटी नहीं माँगी है। मैंने किसी को हम ये पूछते भी नहीं है कि क्या आप ऐसा ही बोलना चाहते थे क्या? क्या मैंने ये सही सुना है क्या? हम एक बार भी नहीं, अपने ही मन की धुन की करते हैं। एक बार भी किसी से नहीं पूछते पलट के, क्या मैंने एग्ज़ैक्टली यही समझा है जो आप समझाना चाहते थे? होता है, कितने लोग ये करते हैं। सीधा रिजल्ट पे आए थे, उसने तो मुझे बुरे वे में ही बोला होगा, उसने तो मुझे टॉन्टिंग वे में ही बोला होगा, उसने तो हमेशा गलत ही सोचा होगा। होता है या नहीं होता है? होता है ना? तो चलिए, ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमने अपने ही मन के गढ़े हैं, जो दूसरों ने नहीं गढ़ाए हमारे अंदर? तो आप अपनी आँखें बिल्कुल बंद कीजिए। ब्रेथ लेते हुए ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करेंगे। चश्मे उतार सकते हैं जिन्होंने चश्मे पहने हैं, और आराम से रिलैक्स होकर, कोई हपड़-धपड़ नहीं है। अपने माइंड को थोड़ा-सा उन शब्दों के प्रति अवेयर करेंगे, जो कभी हमसे किसी ने कही और हमने अपने तरीके से उसको समझ लिया। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ नहीं किया, और जो था वो कहने वाला, उससे पहले हमने एनालाइज़ कर लिया कि वो क्या कहने वाला है। ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन 5 सेकंड करेंगे, 1 2 3 4 5, होल्ड करेंगे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, ब्रीथ आउट करेंगे 1 2 3 4 5, ब्रीथ इन 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, breathe out 1 2 3 4 5, breathe in 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, release 1 2 3 4 5, last 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, out 1 2 3 4 5, relax, पूरी तरीके से रिलैक्स, अपने अवचेतन मन के साथ में कनेक्ट होते हुए अपने भीतर की ओर जाएंगे और चेक करेंगे ऐसे कौन से इंसिडेंट हैं जहां पर मैंने खुद डिलीट किया है, डिस्टोर्शन किया है, जनरलाइजेशन किया है। किसी ने क्या कहने की कोशिश करी है, बिना जांचे परखे अपनी बुद्धि लगाई है, अपने शब्दों का यूज किया है, अपने अकॉर्डिंगली उसको
समझा है, वो वाक्य, वो सीन, जो भी घटना है उसको अपने मस्तक पर लेकर आइए, एज़ इट इज़, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। जैसा था वैसा ही लेकर आइए और अपने आप को उस चीज़ से थोड़ा दूर कीजिए। उस घटना से ऐसा देखिए कि आप दूर होते जा रहे हैं और एक टीवी के रूप में आप देख रहे हैं उस घटना, वो घटना एग्ज़ैक्टली वैसे ही हो रही है, पर अब आप एक दृष्टा हैं, ऑब्ज़र्वर हैं। फ़ील कीजिए, अब महसूस कीजिए कि उस घटना में क्या हो रहा था, एक थर्ड पर्सन की तरह। एक्चुअल में वो बात क्या थी? क्या हो रहा है उन दोनों के बीच में? पूरा इंसिडेंट चारों तरफ से देखने की कोशिश कीजिए। आप धीरे-धीरे और दूर चले जाइए, और दूर चले जाइए। फिर देखने की कोशिश करें, क्या हो रहा है? क्या सुनाई दे रहा है? फ़ील करने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा और दूर चले जाइए, थोड़ा और दूर चले जाइए, थोड़ा और दूर चले जाइए। अब सुनने की कोशिश करेंगे, क्या हो रहा है? आप अपने आप को स्काई में देखेंगे और स्काई से देखते हुए नीचे देखेंगे कि वो क्या हो रहा है। समझने की कोशिश करेंगे, वो चित्र क्या है? आप आकाश के ऊपर से देख रहे हैं। फ़ील कीजिए, क्या हो रहा है? पूरी तरीके से। आप उस सीन को इतना छोटा कर दीजिए, इतना छोटा कर दीजिए, एक बिंदु के बराबर वो सिचुएशन, वो घटना हो चुकी है और आकाश से आपने बारिश की बूंदें करके उसको पूरी तरीके से वहां से खत्म कर दिया और पांचों तत्वों में विलीन कर दिया। पूरी तरीके से अब वो स्क्रीन आपकी ब्लैंक हो चुकी है, कुछ भी दृश्य वहां पे अब नहीं है। अब वो घटना आपकी लाइफ से बिल्कुल हट चुकी है। अब एक पॉजिटिव मेमोरी वहां पे रखेंगे कि आप पूरी तरीके से हैप्पी मोमेंट के साथ में हैं। आपका कनेक्शन बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। आप पूरी तरीके से अपने उस पल में जी रहे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने आप को एक बड़े स्क्रीन में देखेंगे कि आप पूरी तरीके से हैप्पी मोमेंट बना रहे हैं उस पल में। वो जो खाली पन्ना था अब आपने दोबारा भर दिया है। जो आप भरना चाहते हैं आप वो भर रहे हैं वहाँ पे। जो आप चाहते थे उस समय वो सब आपने भर दिया है। अपने आप को मुस्कुराते हुए एक प्रिंसेस, एक किंग की तरह देखेंगे। आप
और आपका किंगडम पूरी तरीके से देखेंगे। अब मेरे 5 गिनने के बाद आप वापस अपने अवेयरनेस में आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, बैक। कैसा फील हुआ? कोई बताना चाहेगा? जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मतलब वाक़ई ऐसा फ़ील हुआ जो भी मतलब आपने बोला या बताने की कोशिश। थैंक यू सर। तो कई बार हम क्या करते हैं, मेरा ये जो मेडिटेशन कराने का मतलब यही रहता है कि हम कभी-कभी कुछ चीज़ों को ना पकड़ के बैठते हैं और हमको लगता है कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। माइंड में कुछ ठहरा नहीं है, बट हम बार-बार उसको रिपीट करते उस पे एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हैं। एक घटना हम सैकड़ों बार उसको याद करते हैं कि ये ऐसा हुआ था। माइंड को आपका कुछ लेना-देना नहीं, माइंड तो ये चाहता है कि जितना मैं खाली हो सकूँ मैं हो जाऊँ, तभी तो वो फ़िल्टर लगाता है। हर चीज़ हमारे अंदर नहीं जाने देता है। बट हम ही हैं जो बार-बार उन सब चीज़ों को रिकॉल करते हैं और उसको खत्म होने नहीं देते। तो जितना हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि कोई ऐसी घटना है जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, अपने माइंड से उस पिक्चर को हमें क्या करना है, बिल्कुल हटाना है। और जिस दिन आप पूरी तरीके से उसको हटाते हो, उस दिन आप क्या पाते हो कि आपने अपनी लाइफ का एक नया इतिहास रच दिया। क्योंकि उस समय से क्या होता है, आप नई चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हो या फिर वो चीज़ें जो आप बार-बार ट्रिगर कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो कम होने लग जाता है। ठीक है? किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी भी। किसी को कुछ पूछना है? ओके। अब हम इस पे बात करते हैं। यहाँ पे 12 बिलीफ्स होते हैं एनएलपी में। आज मैं आपको सिर्फ एक बिलीफ बताऊंगी और उसके ऊपर मैं होमवर्क दूंगी आप लोगों को कि ये करना ही करना है। पहले का होमवर्क भी आपको करना ही करना है और आज का भी करना ही करना है। लेटर वाला कंपलसरी है अगर आप सच में अपने लाइफ में चमत्कार देखना चाहते हो तो वो करना ही करना है। और एक बिलीफ एनएलपी का आप ये सुनिए कि हर कोई जो है ना, हम ये क्या बोलते हैं। अच्छा, किसी ने आपको बोला आप कितने अगली हो, बदसूरत हो, किसी को सुना हो आपने कि आप अच्छे नहीं हो? एलिजाबेथ जी, आपने कल परसों मुझे कोई घटना बताई थी कि आप दिखते अच्छे नहीं हो बोल के, ऐसा कुछ था आपका? हो क्या अभी आप स्क्रीन में? हाँ जी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। बचपन से लेकर जब तक मेरी शादी नहीं हो गई थी, मैं ये सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ। From हाँ, तो each and अब पता है। every member of my family, from my relatives, into the family that I got married, except for my husband, everybody talked about my looks and my nose. हम्म। तो अब पता है क्या, अगर आपको कोई बोले ना यू आर सो अगली, बोलना वाओ। पता है क्यों? यू नो व्हाट, अगली क्या है? यूनिक, गिफ्टेड, लवली, यू। तो इनडायरेक्ट वे में आप यूनिक हो। आप भगवान के वो प्यारे बच्चे, गिफ्टेड हो। आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रतिभा है। और क्या हो? आप लवेबल हो, आप लवली हो। तो अगली बार कोई भी बोले तो ऐसा बोले, यस आई एम अगली यार, आई एम अगली, आई एम यूनिक। ठीक है? तो इस पे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वर्ड्स देखिए, मेरे माइंड ने क्या किया, किसी ने हमें पढ़ाया इंग्लिश में कि अगली मतलब ये होता है, ब्यूटीफुल मतलब ये होता है। माइंड ने क्या उसकी मीनिंग को पकड़ा। अब मैंने ही माइंड को उसका वाओ, अगली का ये, और मुझे देखो कितनी हंसी भी आ रही, अगली का ये मीनिंग हो रहा है क्या? आपके अंदर है, आप शब्दों के
कौन सा मीनिंग चुनते हो, ठीक है? जो वो बताना चाहता है वो चुनते हो, या फिर जो आप क्रिएट करना चाहते हो अपने लाइफ में वो चुनते हो? बताइए। मेरा ये पहला बिलीफ मैं आपको यही बताती हूँ। आपको क्या है, जब भी एनएलपी क्या कहती है, यहाँ पे जितना भी जो भी डिफरेंट डिफरेंट इंसान या कहीं पर भी इस पूरे यूनिवर्स में हर किसी का अपना अपना मैप होता है, कोई सेम नहीं है। मैं क्यों अभी मैंने आपको पहला टॉपिक बोला था कंपैरिजन कीजिए। मुझे एक चीज बताइए, कंपैरिजन किसके साथ में होता है? सीधा फंडा मेरा है, कंपैरिजन किसके साथ कर सकते हो? जो सिमिलर है उसी के साथ करोगे ना। पर यहाँ पे कौन सिमिलर है मुझे बता दीजिए। खुद के साथ। एवरीवन। कोई नहीं क्योंकि है, सब 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 यूनिक है, सब यूनिक है, तो यू एग्जैक्टली कैन सर ने नॉट जैसे कंपेयर। बोला ना कि कंपैरिजन सिर्फ आप खुद के साथ खुद कर के साथ सकते कर हो, सकते हैं। किसी और कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि सब यहाँ पे यूनिक है। इवन जो कहता है कि मैं ट्विंस हूँ, वो भी यूनिक नहीं यूनिक है, क्योंकि उसका भी प्रिंट अलग होगा। उसके भीतर का डीएनए भले सेम है, बट उसकी हर एक चीज यूनिक है, उसकी अपनी है। ट्विंस बच्चों में भी। तो यहाँ पे कहीं कंपैरिजन का वर्ड आता ही नहीं है। कंपैरिजन अगर करना है तो हमें खुद के साथ ही करना पड़ेगा। वी आर सेम। हम सेम है। मैं सेम हूँ सिर्फ अपने लिए। पर मैं भी हर दिन सेम नहीं हूँ, क्योंकि हर दिन मैं क्या कर रही हूँ, प्रोग्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे हर पल भी मेरा यूनिकनेस है। हर पल, हर क्षण, हर दिन मैं यूनिक होती जा रही हूँ अपने में ही। तो ये चेक करना कि मेरे अंदर कौन सी यूनिकनेस डेवलप हो रही है। तो फर्स्ट हमें क्या रूल एनएलपी बताता है? एनएलपी बताता है कि हर किसी का अपना मैप है, और हर कोई यूनिक है, डिफरेंट है। अगर मैं चाहूं कि मेरा बेटा मेरी तरीके से बने या मेरा हस्बैंड मेरी तरीके से करे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे सब यूनिक है, हर किसी का अपना मैप है। तो नाउ अब हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? जब भी मेरा माइंड कहेगा ना कि ये मेरी बात नहीं मान रहा है, तो आपको माइंड में क्या लेकर आना है? उसका मैप अलग है, मेरा मैप अलग है। अगर आप कभी कभी अपने आप को भी बोलो ना कि एलिजाबेथ तुम कितनी डल लग रही हो, या तो तुम काम ही नहीं कर रही हो, तो अपने आप को क्या बोलना है? अरे ये मेरा जीपीएस मुझे कहाँ क्या बताना चाहता है, वो मुझे रॉन्ग डायरेक्शन बता रहा है या राइट डायरेक्शन बता रहा है? क्योंकि जीपीएस कभी कभी रॉन्ग भी होता है, मैप कभी भी गलत भी होते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो अपने आप से प्रश्न, हमेशा एनएलपी क्या कहती है, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। मेडिटेशन में हमसे यही कहा जाता है, जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो एक इंटेंशन डालिए, एक प्रश्न पूछिए, उसका आपको उत्तर मिलेगा। बट हम क्या करते हैं, हम सीधा ही ट्रिगर होते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, बीच का जो मिसिंग पार्ट है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हर शब्द में कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। अब कोई आपसे पूछता है कि आ, तुम्हें क्या पसंद है, क्या ये प्रॉपर क्वेश्चन है? तुम्हें क्या पसंद है? किसमें को क्या पसंद है, कपड़ों में, खाने में, रहने में, मतलब क्या है? हम इतनी अधूरी चीजें बोलने लग गए हैं कि हर एक चीज मिसमैच हो जाती है हमारे जीवन में। तो अगर आपको सही तरीके से किसी के शब्दों को पहचानना है तो सिर्फ क्वेश्चन पुट कीजिए। बचपन में हमने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, पर काफी लोगों ने हमें, क्या तू इतना क्वेश्चन पूछता है, क्या तुझे इतना नहीं आता है, क्या तुझे करके हम इतने डल्लू हो चुके हैं, हम क्वेश्चन पूछने से कतराते हैं। ऐसा लगता है कि कोई हमें ये ना बोले कि तुझे इतना भी नहीं आता है। अरे नहीं आता है, भले बता दो। थोड़ा सा और कष्ट होगा और क्या होगा, कम से कम स्पष्ट तो हो जाऊंगी मैं जो तुम कहना चाहते हो। ये नहीं कि तुमने बोल दिया और मैंने अपनी इल्यूजन पे लग गई, अपने काम पे, कि वो था भी या नहीं था, अपना 24 घंटा दिन महीना उसी बात पे निकालने के लिए। कट टू कट, पॉइंट टू क्वेश्चन पूछिए, जितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से। समझ में आ रही? कतराइए मत कि आगे वाला क्या बोलेगा, आगे वाला जो भी बोलता है बोलने दो। आपका काम है क्लैरिटी पे आना। अपने आप से भी क्वेश्चन पूछिए, क्या ये जो मैं बोल रही हूँ, जो कर रही हूँ, क्या वो अलाइन है? क्या मेरा एक्शन के साथ मेरे ये जो मैं कर रही हूँ आज का दिनचर्या, क्या अलाइंड है? क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। अगर आपने सोचा है कि मैं हेल्थ के लिए काम करूंगी, तो मैं खाना कैसे खा रही हूँ, क्वेश्चन पूछिए।
समझ में आ रही है मेरी बात सबको? क्वेश्चंस जो हम बचपन में करते थे रिपीट कीजिए। क्वेश्चंस 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 और कुछ भी नहीं। अब मैंने आपको एक और चीज बताई यहाँ पर कि हर किसी का अपना मैप है, हर कोई यूनिक है, और अपने शब्दों को डिक्शनरी से मैच करना भूल जाइए कि इस डिक्शनरी में उसका क्या मीनिंग है। आप हमेशा किसी भी शब्द का हो, आप पॉजिटिव ही अर्थ निकालोगे अपने लिए। तो समझ में आ रही है? भले लोगों के लिए उसका मीनिंग क्या हो, पर आपके लिए मैटर करता है। क्योंकि आपके लिए क्यों मैटर करता है? शब्द में एनर्जी नहीं है। जो भाव आप ले रहे हो, जो ग्रहण कर रहे हो, वो आपकी सेल्फ सुन रही है। उसको मतलब नहीं है कि आप बीमार होगे कल या आपको क्या होगा। उसको चाहिए, उसको जो फीलिंग मिली है वो आपको वो प्रोड्यूस करके देगा, वो केमिकल देगा। तो आपको उसकी बातों से रिएक्ट होके केमिकल्स कैसे निकालने हैं वो आपके ऊपर है। साइंटिफिक वे में आपको बता रही हूँ। तो शब्दों को वो चुनिए जो आपको बेनिफिट दे। उनके बेनिफिट के लिए वो तो अपना बोल के चले जाएंगे, बट आपके लिए कैसा बेनिफिट आप वो लोगे। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक स्टोरी बता देती हूँ। गौतम बुद्ध को किसी ने बहुत गाली दी, उनको थप्पड़ मारा। नेक्स्ट डे वही इंसान उनके साथ माफी मांगने आया, तो उन्होंने पता है क्या बोला? मुझे पता ही नहीं तुम कौन हो, तुमने क्या बोला। क्योंकि उनको अपनी लाइफ में ये सब चीजें नहीं चाहिए थी। क्योंकि उनको पता है कि मेरी सेल्स मेरे मेरी मेरा सेल्स मुझे जीवन देता है। तो उसको क्या खाना देना वो मेरे ऊपर है। अगर किसी ने मुझे बाहर से कुछ बोला है तो मैं भीतर क्यों गंदगी डाल रही हूँ? वो तो बाहरी एनवायरनमेंट में खो जाना चाहिए ना, बट हम वो नहीं करते। उसने बाहर कुछ बोला, मैंने बस अंदर लिया एज इट इज, बिना फिल्टर लगाए। और कभी कभी तो वो बोलता भी नहीं, फिर भी हम कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं अपने ऊपर कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया, उसने किस वे में बोला, किस टोंटिंग वे में बोला। ठीक है? तो हम सब क्या है? यूनिक है। हम सबकी भाषाएं भी यूनिक है, हर किसी का हर चीज यूनिक है। तो उसको पर्सनलाइज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फंडा समझ में आया अपने आप को कूल डाउन रखने का? अगर किसी ने कुछ भी शब्द आपको बुरा लगा, तो बस गूगल देवता को पूछो कि इसको पॉजिटिव कैसे, पॉजिटिव अफर्मेशन की तरह देखो। इस वर्ड को मैं कैसे मैंने करा ना अगली को, यूनिक, गिफ्टेड, वर्ड्स बनाओ। अगर कोई कुछ ज्यादा बोलता है तो वर्ड्स क्रिएट करो कि इसका मीनिंग तो मेरे लिए यही है। ब्यूटीफुल से भी अच्छा मीनिंग निकल गया अगली का। कर सकते हैं ना? हमारे हाथ में है। गूगल देवता है, चैट जीटीपी है, कुछ भी करो भाई लाइफ में। तो ऐसे करना है। समझ में आ गई? अब हम सब यूनिक है, तो हमारा क्या हो सकता है? हमारा डिसीजन। यहाँ पे एक और चीज आती है। मेरी सिचुएशंस, मेरे एक्सपीरियंस और मेरे डीएनए में जो भी स्टोर है, उसके हिसाब से हम सिचुएशंस का डील करते हैं। ये दूसरा रूल है। हो सकता है आपके एक्सपीरियंस, आपके डीएनए में जो स्टोर है, आपके जो एनवायरनमेंट से जो आपने सीखा है, आपने एक बेस्ट डिसीजन लिया होगा, और उसी सिचुएशन में किसी और ने, आपको लगता है कि वो गलत डिसीजन है। तो इस पे कैसे आप देखोगे? कैसे उसको जज करोगे? कैसे उस पे कमेंट करोगे? बताइए, सिमिलैरिटी है कहीं पर? बिल्कुल नहीं। उसने अपने अकॉर्डिंगली उस समय जो ठीक लगा उसने वही डिसीजन लिया। और आपने भी हो सकता है आपका बेस्ट डिसीजन आपने लिया हो, बट वही बात है कि आपके एक्सपीरियंस उससे ज्यादा रहे हो, आपने उससे ज्यादा चीजें देखी हो, जिस वजह से आपका अभी डिसीजन पावर अच्छा हो गया और उस बंदे का नहीं है। तो जब मेरा मैप अलग है, मेरी एक्सपीरियंस अलग है, मेरा इन्वायरमेंट अलग है, मे बी भाई बहन में इन्वायरमेंट सेम होता है, बट कभी कभी वो इन्वायरमेंट सेम भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। भाई और बहन भी एक एज आता है, कुछ अपने फ्रेंड्स के सर्कल में चले जाते हैं, कोई अपने फ्रेंड में चले जाते हैं। मतलब सेम इन्वायरमेंट तो कहीं पे भी नहीं रहता है, भले हम एक ही घर में भी क्यों ना हो। फ्रेंड सर्कल अलग रहता है, उनकी अलग ही चीजें चल रही होती है। तो जो उनको बेस्ट लगता है वो वही करते हैं।
ठीक है? तो अगली बार अगर आपको घर में लगे कि यार ये इंसान गलत कर रहा है, इसका डिसीजन अच्छा है, बुरा है, नहीं है, कोई जजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपना पॉइंट्स रख सकते हो उसमें कि मेरे अनुसार ये चीज़ हो सकती है, बट उसके अनुसार भी वो चीज़ हो सकती है, क्योंकि उसके भी अपने एक्सपीरियंस है, उसके भी अपने थॉट्स हैं, उसके भी अपने एक रोड मैप है, उसके माइंड में, है ना? कई बार हम घर में इन्हीं चीज़ों की छोटी-छोटी चीज़ों की वज़ह से कि उसकी डिसीज़न अच्छा नहीं है, मेरा डिसीज़न सही है की वज़ह से हम घर में कितना कलेश कर लेते हैं। अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि वो गलत दिशा में है, तो जाने दीजिए। एक्सपीरियंस ही तो लेगा ना वो, जैसे आप लोगों ने लिया है। अब किसी बच्चे को आप बोलोगे वो मत कर, वो मत जितना आप बोलोगे उतना वो करेगा क्योंकि उसको जानना है कि क्या हो जाएगा करके। तो उसको करने दो। उसको अपना नया एक्सपीरियंस लेने दो। अपने माइंड में एक अलग रोड मैप बनने दो। है ना? जो सुनता है उसको सुनाओ, जो नहीं सुनता उसको मत सुनाओ। सीधा फंडा ये बोलता है। तो फर्स्ट रूल क्या था कि हर किसी का रोड मैप अलग है, हर कोई यूनिक है। शब्दों को अपने अकॉर्डिंग लो, उनके अकॉर्डिंग लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और दूसरा क्या है, हर किसी का अपना डिसीजन उस समय के लिए, उस परिस्थिति के लिए उनका बेस्ट डिसीजन होता है। भले आपके नज़रिए से वो गलत क्यों ना दिखे। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गई बात? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो फिर एक और बार आँखें बंद करेंगे हम, थोड़ा डेप्थ में जाएँगे और आज सारी कचरों को आज हम निकाल फेंकेंगे, ठीक है? और मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी, अभी माइंड में एक पर्सन को चुनिए जिसको आपको लगता है कि मुझे इससे रिलेशनशिप अच्छा रखना है या मुझे उससे रिलेशन कट करना है, जो भी इंसान है वो। अपने माइंड में लेकर आइए, एक फिक्स उसकी फ़ोटो या तस्वीर या जो भी है अपने सामने फ्रंट में रखिए उसको। एक गहरी लंबी साँस लेंगे, रिलीज़ करेंगे, एक गहरी लंबी साँस लेंगे, रिलीज़ करेंगे, एक गहरी लंबी साँस लेंगे और रिलीज़ करेंगे। अब उस इंसान को इन्वोक करेंगे जिससे आपको अपना रिश्ता अच्छा रखना है या कट करना है। पूरा विजुअलाइज़ करेंगे उस इंसान को और उसकी सिर्फ़ आप थर्ड आई पर देखेंगे और कहीं पर भी नहीं। थर्ड आई दिखती है या फिर उसका आईज़ दिखता है, सिर्फ़ उस पोर्शन पे ध्यान लेकर जाएँगे और कहीं पर भी नहीं। आँखों में या फिर थर्ड आई पर। एक गहरी लंबी साँस लेते हुए अपने आप को बोलेंगे, उसके साथ पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएँगे आप। गहरी लंबी साँस लेंगे, कनेक्शन फ़ील कीजिए, आपकी हायर सेल्फ, उसकी हायर सेल्फ कनेक्ट हो चुकी है। कनेक्ट, कनेक्ट, कनेक्ट। अब वो सिचुएशन, वो सीन आप याद कीजिए, जिस सीन की वज़ह से आप दोनों में दूरी हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या जो भी आपके लाइफ में वो घटना हुई जिसकी वजह से आप अलग हुए, उस सीन को लेकर आएँगे और उस सीन को लेकर आकर अपनी बड़ी सी टीवी पे फिक्स करेंगे। अब नाउ आप दोनों ही दृष्टा हैं, एनर्जी लेवल पे आप दोनों ही उस सीन को देख रहे हैं अपनी उस टीवी पर। उस फीलिंग को फ़ील कीजिए, उस इमोशंस को फ़ील कीजिए, उस घटना को फ़ील करते हुए आपकी बॉडी में कहाँ-कहाँ पर सेंस कर पा रहे हो, फ़ील कर पा रहे हो अभी भी। हो सकता है आपके स्टमक पे, हो सकता है आपके शोल्डर पे, नी पे, जहाँ पर भी वो सीन फ़ील कर पा रहे हो। कोई साउंड आप सुन पा रहे हो, कोई फ्रेग्रेंस अगर उस समय था, जो भी याद आ रहा है उसको क्लियर लेकर आएँ। पूरी तरीके से माइंड की
आँखों से देखेंगे। अपने आप को पूरा दृष्टा के रूप में फ़ील करेंगे। अब जो भी जगह आप फ़ील कर पा रहे हो बॉडी की, उस बॉडी के प्रति अवेयर हो जाएँगे। अब और गहरा जाएँगे। अब उसी इंसान के साथ जो आपने अच्छी मेमोरी क्रिएट की थी, उस मेमोरी को लेकर आएँगे। वो पल, वो क्षण जहाँ पर आप दोनों दोस्त बने थे, आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, उस सीन को माइंड पर लेकर आएँगे। अब वो सीन जब आपके माइंड में आ रहा है, तो आपकी बॉडी में कैसी फीलिंग आ रही है, उस फ़ील को फ़ील कीजिए। आपके गूज़बम्प्स आ रहे हैं, आपका हार्ट एक्सपैंड हो रहा है, आपकी बॉडी में एक टिंगलिंग हो रही है, जो भी आप फ़ील कर रहे हो उसको कंप्लीटली फ़ील कीजिए। जो साउंड आपको गुड कर रहा है, आपके इनर को फ़ील कर रहा है, उस साउंड को लेकर आएँगे। पूरी तरीके से उस पल को दोबारा क्रिएट कीजिए। आप दोनों ही दृष्टा हैं एक-दूसरे के लिए। अब फिर से स्विच करेंगे उस पुरानी याद पे जहाँ पर आप दोनों ने एक-दूसरे की मदद करी हो। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपको उसकी बहुत नीड है या उसको आपकी नीड है और आपने उसको हेल्प करी हो। वो सीन को ऊपर लेकर आइए। देखेंगे कि उस सीन में आप कैसा फ़ील कर रहे हो जब आप हेल्प कर रहे हो या हेल्प ले रहे हो। आपकी बॉडी में क्या फ़ीलिंग हो रही है? क्या भावनाएँ आपके भीतर से निकल रही हैं? वो सारी फ़ील कीजिए। अपनी बॉडी के हर एक सेल को देखेंगे कहाँ पर फ़ील कर पा रहे हो। एंकर कीजिए उस बॉडी को। और गहरा जाइए। अपनी बॉडी के साथ फ़ील कीजिए कि हैप्पी मोमेंट में आपने कैसा फ़ील किया। हेल्पिंग मोड में आपने कैसा फ़ील किया और एक बुरे यादों में आपकी बॉडी ने कैसा फ़ील किया। तीनों को कंपेयर कीजिए। अब नाउ जब आप पूरी तरीके से अपनी फीलिंग के साथ अवेयर हो चुके, दोबारा स्क्रीन में वो जो घटना थी उसको याद करेंगे जहाँ पर आपके दोस्त के साथ आपका रिश्ता खराब हुआ था। फिर से उसको बड़े स्क्रीन में देखेंगे। अब आप दोनों ने एक-एक हाथ पर एक ब्लैक पेंट को उठा रखा है और उस पूरे के पूरे पिक्चर को फ्रीज़ करके उस पे पेंट कर दिया है ब्लैक कलर का। कीजिए पूरा ब्लैक कलर का दोनों मिलकर कर रहे हो। पूरी तरीके से काला कर दीजिए। अब उस स्क्रीन में वो पल लेकर आई जब आप दोनों ने बहुत अच्छे मोमेंट्स देखे थे, बहुत अच्छी मेमोरी शेयर करी थी। एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए उस स्क्रीन में देखेंगे। एक हैप्पी मोमेंट्स आपके सामने चल रहा है।
आपने उस पल दोबारा एक क्रिएशन कर दिया कि अब दोनों की जो बाउंड्री थी, जो फ्रेंडशिप थी, वो पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुकी है। अब आप दोनों पूरी तरीके से अपने आप को रिलीज कर रहे हो। जो बेस्ट है आपके लिए वो आपके जीवन में घट रहा है, चाहे वो नजदीक आकर, चाहे वो दूर जाकर। बट नाउ कनेक्शन बहुत मजबूत है। ये फील करते हुए वही फीलिंग फील कीजिए जो हैप्पी मोमेंट पे आपकी बॉडी, जो हैप्पी मोमेंट आपकी बॉडी ने फील किया था। फील आपके हार्ट एक्सपेंड हो रहा है, आपके पूरे रोम रोम वो फीलिंग को ले रही है। आपके स्टमक में बटरफ्लाई चल रही है। आपको बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस सुनाई दे रही है, सुगंध आ रही है। पूरी फील कीजिए उस मोमेंट को कि हर चीज आपके अकॉर्डिंगली पॉजिटिव होती जा रही है, जैसे कुदरत ने आपको फिर से एक नया रूप दे दिया हो। फील कीजिए। अब अपने उस फ्रेंड को पूरी तरीके से सामने विजुलाइज करते हुए सामने देखेंगे कि आपकी और उसकी एक सिल्वर कॉर्ड जा रही है और आपके सामने एक सीजर पड़ा हुआ है। उस सीजर से उस सिल्वर कॉर्ड को काट दीजिए और उसको कहिए जो उसके लिए बेस्ट है वो उस दिशा पे जाए, और जो मेरे लिए बेस्ट है वो मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। फिर से बोलेंगे, जो उसके लिए बेस्ट है वो उस दिशा में जा रहा है, जो मेरे लिए बेस्ट है मैं उस दिशा की ओर जा रही हूँ। फिर से लास्ट टाइम बोलेंगे, जो उसके लिए बेस्ट है वो उस दिशा में जा रहा है, जो मेरे लिए बेस्ट है मैं उस दिशा में जा रही हूँ। और सिल्वर कॉर्ड को कट करते हुए मेरे 5 काउंट तक वापस आ जाएंगे, हैप्पी मोमेंट के साथ, ब्लेसिंग के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ। 5, 4, 3, 2, 1, बैक। किसी को कुछ कहना है? थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। रिलीज हुआ, बहुत अच्छा लगा। उस थैंक यू। हैप्पी मोमेंट को रिलीव करने में बहुत ही अच्छा लगा। और वो पेंट, ब्लैक पेंट दैट वाज रियली फन। थैंक यू सो मच, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू मैम। तो आज के लिए जो हमने सीखा है, बेसिकली हमारी लाइफ में खुशी पाना बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा। बट हम उस खुशी को पाने से ज्यादा हम दुख को अट्रैक्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अब से हमें यही कोशिश करनी है कि हम खुशी को ज्यादा अट्रैक्ट करें। एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। एक हस्बैंड एंड वाइफ थे। उसके वाइफ का जन्मदिन था, तो उसके हस्बैंड ने बहुत ही ग्रैंड पार्टी रखी हुई थी, उसको डायमंड वगैरह सब दिया। और वहीं वाइफ जो पार्टी पे थी, उसके हस्बैंड की एक फ्रेंड और उसकी वाइफ आकर उससे पूछती हैं कि आप इतनी खुश कैसे हो। तो उसका हस्बैंड ना उसको देख रहा होता है कि ये मेरा नाम लेगी क्योंकि मैंने इसको गोल्ड दिया है, डायमंड दिया है, इसके लिए पार्टी अरेंज की है। तो वो ये कहती है, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुश होना चाहती हूँ, मेरी खुशी की वजह मैं हूँ। और उसके पति एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं, ये क्या बात कर दी। तो उसी तरीके से उसके फ्रेंड के दोस्त भी उसको पूछते हैं कि आपके पति तो आपसे इतना प्यार करते हैं, ग्रैंड पार्टी रखी, आपको इतना गिफ्ट दिया, फिर भी आप ये कह रहे हो कि आप खुद ही खुश हो अपने आप से, इसलिए आप खुशी जाहिर कर रहे हो। तो उसने बहुत अच्छी बात बोली, इसलिए क्योंकि लोगों के पास सब कुछ होता है पर वो खुश रहना नहीं जानते।
और मेरे पास है, मैं खुश होना जानती हूँ। होता है ना ऐसा, हमारे पास सब कुछ होता है, पर हम कमियाँ ढूँढते हैं, कंपैरिज़न करते हैं जो कि वर्थलेस है। कंपैरिज़न सिर्फ़ खुद के साथ होता है, सिमिलैरिटी के साथ होता है, हम ये भूल जाते हैं। उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास छोटा घर है। उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं। तो हम खुशी का बहाना नहीं ढूँढते, हम दुखी का बहाना ढूँढ रहे होते हैं बेसिकली कि मुझे दुःख कहाँ से मिले। तो डायरेक्शन ही आपका दुःख वाला, तो आपको खुशी नहीं मिल सकती है। बहुत ईज़ी सा फंडा है। जो देखना चाहोगे वही दिखेगा, और जो देखोगे आप, वही फ़ील करोगे जो आप फ़ील करना चाहते हो। यही फंडा है लाइफ़ का। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी को।